हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स जो कि एनटीपीसी के प्रीवियस ही क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊंगा कि इनका सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या करना चाहिए। और अगर आपने इससे पहले के हमारे वीडियो को नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगी या फिर आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 200 और 600 के बीच की कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 200 और 600 के बीच, यानी हमने जो भी नंबर लेना है वो 200 और 600 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और हमें वो नंबर लेना है जो 4, 5 और 6 इन तीनों से वो डिविजिबल हो अच्छी तरह से। तो आपको पता है कि जो भी नंबर अगर हम यहाँ पे 4, 5, 6 की बात करते हैं तो ऐसा नंबर हमें लेना पड़ेगा इन तीनों से डिवाइज हो। तो कहने का मतलब अगर हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा। आप कहेंगे 4, 5, 20 और 20 यहाँ पे देखें तो बिल्कुल यहाँ पे 60 हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 60 बिल्कुल सही है, एलसीएम हमारा 60 होगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि 200 और 600 के बीच ऐसी जो संख्या में लेना होगा जो 60 से डिविजिबल हो, यानी कि 240। आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, 6 का आप टेबल पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए 6 चौका 24, 6 पचे 30 हम कह सकते हैं, 6 छक्के 36 होता है, ठीक है। उसके बाद 42 हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, एपी के फॉर्मूले के से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें छोटा अमाउंट है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नंबर होता तो वहाँ पर हम एपी का यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मेथड से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 420, उसके बाद 480 और 540। उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में बोला गया है कि इसी के बीच में हमें रहना है, ना तो 200 और ना ही 600, इसी के बीच। अगर तक कहता 600 तक कहता तो वहाँ पे हम 600 को ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए काउंट करते हैं कितना नंबर हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल हमारा यहाँ पे 6 हुआ। ऑप्शन हम यहाँ पे 6 को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यदि एक डेटा के माध्य, माध्यिका और बहुलक को ABC के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे किसके बारे में क्या है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि माध्य, माध्यिका, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, माध्य, माध्यिका और यहाँ पे एक और चीज़ है बहुलक, ठीक है। बहुलक को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक है ना। माध्य को मीन कह सकते हैं, माध्यिका को मीडियन कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहा है कि माध्य को A से लिखा जाता है, माध्यिका को B से डिनोट किया जाता है और बहुलक को C से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में कह रहा है कि A और B का रेशियो दिया गया, A और B का जो रेशियो दिया गया 9:8 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कि पूछा जा रहा है कि B और रेशियो C बताइए कि क्या होगा। देखिए B और C, यानी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले C कितना है, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे। आपको मैंने एक रिलेशन बताया था और वो रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से था कि मैंने आपको ये बताया था, जो मोड होता है, मोड बराबर क्या मैंने बताया था कि 3 गुने मैंने आपको मीडियन बताया था, यानी कि मैं आपको ले लेता हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे माध्यिका, ठीक है, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। ये मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, रिलेशन कह सकते हैं, डायरेक्ट हमारा एक फार्मूला कह सकते हैं। बहुलक बराबर ये हमारा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बहुलक निकालता हूँ। बहुलक हमारा क्या है, बहुलक जो कि C निकालता हूँ। C निकालेंगे तो हमारा इस रेशियो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 3 गुने माध्यिका कितना दिया गया, माध्यिका यहाँ पे देख सकते हैं A और B का रेशियो, यानी कि ये आपका माध्य है और ये आपका माध्यिका, यानी कि 8 है। चलो मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ। 2 गुने माध्य, माध्य की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 9। तो 8 तरीके 24, 9 दूना 18, कितना हो गया 24 में से अगर हम 18 घटाते तो आप कहेंगे 6 आएगा। तो C की वैल्यू 6 निकल गई। आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेशियो पूछा रहा है कि B और C का रेशियो। तो B और C का रेशियो हम कर सकते हैं, यानी 8:6, तो 4:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन C को टिक करेंगे। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझा होगा। और इसमें सबसे अच्छी पॉइंट्स आपको जो याद रखना है वो ये है, मोड बराबर क्या होता है, 3 गुने मीडियन -2 गुने जो कि यहाँ पे मीन। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 इनलेट पाइप A और B एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस में कह रहा है कि उनमें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप A को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, कैसे करते हैं। क्वेश्चंस में कह रहा है कि 2 पाइप है, A जो है 22 घंटे में भर सकता है, B जो है वो 33 घंटे में भर सकता है। दोनों कैल्शियम कितना होगा, दोनों कैल्शियम आप कहेंगे 66, ठीक है, 66।
इसकी एफिशिएंसी देखिए तो 22×3 66 और 33×2 66। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साथ तो खोला जाता है लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले जो कि पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, यानी 3 घंटे पहले ये पहले बंद कर दिया जाता है, तो यानी कि 3×3 9 काम और बढ़ जाता है। किसके लिए? इसके लिए 9 काम और बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब 9 चौक कितना 15, 75 हो गया टोटल 75। अब काम करना पड़ेगा किसे? ए छोड़ करके चला गया तो दोनों इफिशिएंसी के साथ अब करना पड़ेगा बी को। ठीक है, ये जब चला गया तो करना किसे पड़ेगा? बी को करना पड़ेगा इसकी इफिशिएंसी के साथ, क्योंकि वो 3 दिन पहले छोड़कर चला गया था। तो 3 दूना 5, यहाँ पे आप देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 15×5 कितना हो गया? 75। यहाँ पे हम कह सकते हैं 75। ठीक है, 75 यानी 75/5 करेंगे, दोनों की इफिशिएंसी 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे में समय लगेंगे, तो राइट आंसर 15 घंटा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बताइए कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, जाके टाइम एंड वर्क को हमारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियाँ एक समान मूल्य पर बेची है, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य बताइए। कितना समय में आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करके देखिए कि आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं और हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पे बात की गई है 480 रुपये की। ठीक है, 480 रुपये टोटल। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। एक जो सीपी है वो क्या किया जा रहा है? पहला सीपी हम मानते हैं कि 15% के हानि पर। 15% का हानि का मतलब हम कह सकते हैं कि 85%। ठीक है, 85। और दूसरा जो सीपी हो रहा है वो क्या है? दूसरा सीपी 19% के लाभ पर, यानी कि 119। अगर मैं दोनों का रेशियो देखूं तो क्या हो सकता है? दोनों का रेशियो देखिए 119, यानी कि 17×5 85, 17×7 तो 5 और 7 का रेशियो निकल जाएगा। 5 और 7 का रेशियो निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं कि कितना कितना रुपए हमारा पहला क्रय मूल्य था। ठीक है, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य पूछा रहा है। तो देखिए 480 को अगर मैं 5/12 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये हमारा निकल रहा है 5/12, तो 12 चौक 48, 40 बचे 200, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे 200 आया। एक तरह से देख सकते हैं पहला सीपी 200। तो अगर एक 200 है और 480 में से दूसरा घटा देंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि 280 निकल जाएगा। ठीक है, 280। तो ये हो गया 2 अलग अलग क्रय मूल्य। बात समझ में आई? तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी ज़्यादा इसमें करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैसे करेंगे? एक 2 त्रिभुज दी गई है, सॉरी यहाँ पे 2 त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं यार, वृत्त की बात की जाए, 2 सर्किल दी गई है और एक का यहाँ पे हम कह सकते हैं एक बड़ा है और एक छोटा है। चलो एक बड़ा और एक छोटा बना लेते हैं। जो बड़ा वाला है उसका त्रिज्या कितने दी गई है? 4.5। ठीक है, 4.5 और एक इस पे स्पर्श रेखा अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा खींची जा रही है। अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा इस तरह से खींची जा रही है। ठीक है, स्पर्श रेखा खींची जा रही है और इनके बीच की केंद्र से जो दूरी है वो कितना है? केंद्र से जो बीच की दूरी है हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इसका जो रेडियस है, बड़ा वाला रेडियस कितना होगा? 4.5 और छोटा वाला जो रेडियस आप यहाँ पे देख रहे हैं, चलो इसको हम यहाँ पे मिलाते हैं। छोटा वाला जो रेडियस है वो कितना है? 3.5। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से लेकर के इसकी लंबाई हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, चलो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये P है और ये Q है। देखिए एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछेगा और अभी भी पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन स्पर्श रेखा जब आपको निकालना हो, अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि देखिए PQ। ठीक है, PQ का स्क्वायर जो होगा वो हम क्या करेंगे? देखिए PQ का स्क्वायर अंडर रूट क्या होगा? डिस्टेंस जो दिया गया, कितना डिस्टेंस यहाँ पे, सॉरी PQ हमारा स्पर्श रेखा निकाल रहे हैं ना, तो PQ बराबर हम डायरेक्ट निकालते हैं कि डिस्टेंस का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए माइनस में क्या करते हैं कि दोनों रेडियस को ऐड कीजिए। ठीक है, R1 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर कर दीजिए दोनों का। बहुत सिंपल सी बात है। चलो देखिए डिस्टेंस कितना दिया गया? आप कहेंगे डिस्टेंस दोनों के बीच के केंद्र के बीच की दूरी 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, माइनस में रखा स्मॉल
कैपिटल आर और स्मॉल आर को दोनों को जोड़ना है, यानी कि 4.5 और 3.5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 4 3 7 1 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको एक और स्टेप बढ़ जाते हैं। देखिए 100 माइनस 64 हो जाएगा, है कि नहीं, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू क्या निकल गई, 64, यानी कि 36, 36 की वैल्यू 6। करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए को टिक कर सकते थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की गई, कुछ किया नहीं गया। सिंपल सा हमारा एक फार्मूला होता है, मैंने यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ किया है कि पी क्यू जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो मैंने बस फाउंड आउट किया, और इसको आपको याद रखना इस फार्मूले को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से मैंने क्वेश्चंस लिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 दिया गया हो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को देखिएगा। tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कह सकते हैं इक्वल टू कितना है, 2 के बराबर है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा रहा है कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए जब आपके पास कोई छोटी सी चीज़ दी गई हो तो आप वहाँ पे सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि क्या हम थीटा के वैल्यू को पुट करके ला सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँ कि tan में कितना होता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आप ये बताइए कि tan 45 डिग्री 1 रखता हूँ, 1 के पावर कितना भी हो तो उसका वैल्यू तो 1 ही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 है, तो यानी कि मैं कहने का मतलब यहाँ पे भी 1 के पावर 4 रखें और यहाँ पर 1 के स्क्वायर रखें, तो दोनों का मतलब 1 इक्वल टू 1 2 आएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे tan 45 डिग्री रखा जा रहा है तो ये पॉसिबल हो जा रहा है, यानी कि थीटा की जगह पे 45 डिग्री रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पे 45 डिग्री ही रख लें, है कि नहीं। तो चलिए अब अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे सेक 45 डिग्री, तो आप बताइए कि सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या आपको ये पता होना चाहिए, या तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं या फिर अपोजिट याद रखो, यानी सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 45 में कितना होता है, तो कॉस 45 में होता है जो कि 1/√2, तो ये इसका उल्टा होगा यानी √2, और √2 के पावर हम 4 करते हैं और माइनस में यहाँ पे फिर √2 के पावर में स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि √2 के पावर 4 कहने का मतलब कि 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 आएगा, राइट आंसर। अगर आप इस किसी और मेथड से तोड़ने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा, जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सबसे अच्छा मेथड आपका यही होगा कि tan थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके बनाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करती हैं। अथवा की बात की जा रही है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 मैन या फिर 3 वोमेन उस कार्य को करें तो 30 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, 30 दिन में कर सकती हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक मैन निकालते हैं कि एक मैन का कितने वोमेन के बराबर है। तो आप कहेंगे 3/2 वोमेन के बराबर है। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि 6 मैन प्लस साथ ही साथ एक महिला जो है वो वोमेन है ना, एक वोमेन मिलकर के उस काम को कितने समय में करेंगी। तो एक मैन बराबर 3/2, यानी एक मैन बराबर 1.5 वोमेन के बराबर, 1.5 नहीं कह सकते, 3/2 करते हैं। ठीक है, तो एक की जगह पे हम यहाँ पे मैन की जगह पे 3/2 रखता हूँ तो क्या होगा बताइए, 3/2 यहाँ पे वोमेन हो जाएगा प्लस 1 वोमेन ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपका कटेगा 3 × 3 = 9, यानी कि 10 वोमेन। अब मुझे ये बताइए कि 3 वोमेन जो है वो 30 दिन में करती हैं, 3 वोमेन 30 दिन में करती हैं, तो 10 वोमेन कितने समय में करेंगी। तो ये आपका 1 खत्म, करेक्ट आंसर आपका 9 दिन में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस भी एनटीपीसी एग्जाम्स में ही पूछा गया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपने समझ लिया होगा। जब भी आपके पास अथवा वाला क्वेश्चन है तो आप आसानी से क्लियरली करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है। धारा के अनुदिश, अब यहाँ पे क्वेश्चंस में लास्ट में देखिए लिखा गया है कि यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि कोई डिस्टेंस है d, ठीक है, कोई डिस्टेंस है और धारा की दिशा में अगर हम चलते हैं, ठीक है, धारा की दिशा में, तो शांत जल में नाव की चाल x और धारा की दिशा में ये आपका 1 दिया गया था, तो दोनों को दिशा में चल रहा है तो हम यहाँ पे जो कि प्लस में करेंगे। ठीक है, और कितना समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है, यानी d की वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x + 1।
क्लियर। चलिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटते हैं, यदि धारा के विपरीत यानी कि दूरी तो आपका डिस्टेंस दोनों में सेम होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं कि उस समय क्या होता है, अब वो जब विपरीत दिशा में चलती है तो क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे माइनस होगा। तो दोनों तरफ हम LHS बराबर करते हैं तो RHS बराबर होगा, यानी कि डिस्टेंस दोनों सेम है तो हम इन दोनों को भी सेम कर लेते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, 8x + 8 राइट साइड में 10x - 10, x को एक तरफ कर लेते हैं तो यानी कि 2x = कितना हो जाएगा 18 और x की वैल्यू आपका निकल गया 9, x की वैल्यू 9 निकल गया। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि बताइए कि धारा की चाल नाव की चाल कितनी, तो वहाँ पे हम 9 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया कि यात्रा की ओर, ठीक है, यात्रा की एक ओर की दूरी बताइए, यानी हमें डिस्टेंस बताना है। तो देखिए डिस्टेंस बताने के लिए आप किसी भी एक में रख करके निकाल सकते हैं, इसमें या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चलो x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ पे 9 रखता हूँ तो 9 × 1 = 10 और 10 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे डिस्टेंस = 80, ठीक है, यानी कि 9 × 1 = 10, 10 × 8 = 80, करेक्ट आंसर होगा 80 किलोमीटर, ठीक है। तो बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए एज से लिया गया, एज यानी आयु से प्रश्न है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/7 मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे आयु x मानते हैं, मेरा आयु x और इसके 3/7 और साथ ही साथ कह रहा है कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक का 4/5 के बराबर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रेशियो कर लेते हैं। रेशियो करेंगे तो x/y = कितना होगा, 7 × 4 = 28, 5 × 3 = 15, 28/15। अब तो ये कटेगा नहीं, यानी कि हमारा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल पहले मेरी आयु, 3 साल पहले यानी x - 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब की आयु के 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। अब से 10 वर्ष बाद यानी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर है, दोनों भी इक्वल है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x - y = कितना हो जाएगा 13, बताइए कोई दिक्कत, x - y = 13। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम देखिए इसको फ्रैक्शंस नहीं तोड़ना चाहेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 15x = कितना 28y है कि नहीं, 15x = 28y है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दोनों तरफ 15 से गुना कर लेता हूँ, ठीक है, 15 से गुना करता हूँ। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। देखिएगा आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। 13 × 15 दोनों तरफ मैंने किया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब यहाँ पे 15x के बराबर हम 28y रख देता हूँ, 15x की जगह पे 28y रखता हूँ। देखिए ये मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, उस तरह से करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट देखिए 13y हो जाएगा, 13y = 13 × 15, ठीक है। 13 से 13 खत्म, y के वैल्यू कितना निकल गया 15, y की वैल्यू 15 निकल गया तो x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस में पूछा है कि मेरी वर्तमान यानी x की वैल्यू पूछा रही है, तो y की जगह पर मैं यहाँ पे 15 रखूंगा तो 15 से 15 खत्म, x की वैल्यू आपका 28 आ जाता है। और क्वेश्चंस में आपसे पूछा ही गया कि मेरी आयु बताइए, यानी कि मेरी ये आयु थी x थी, तो करेक्ट आंसर 28 आ गया। बताइए कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जो कि दोनों तरफ 15 से मैंने गुना किया। चाहो तो आप दूसरा मेथड की लगा करके थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में इतने ही सारे क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे, देखते हैं इस क्वेश्चन का कितना करेक्ट आंसर हमारे पास कमेंट में आता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 हो, साथ ही साथ 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल ना हो, तो बताइए कि k का मान क्या होगा, k का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इस तरह के रोजाना एक न्यू मॉक टेस्ट देने के लिए, हमारे साथ अच्छे क्वेश्चन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर सकते हैं। साथ साथ आपको जीके का क्वेश्चन भी कराया जाता है हमारे चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं। करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाया जाता है, यानी कि पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। बाकी चीज़ों के लिए आप जाकर के वीडियो को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।